नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग अंतःखंड से संबंधित उदाहरणों पर चर्चा कर चुके हैं और हम आज समान अंतःखंड पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अंतःखंड क्या होता है, आप समझे थे। जैसे यहाँ पर आपको L और M दो तिर्यक रेखाएं दिखाई दे रही हैं और इसमें T एक रेखा है। इन दोनों के बीच में जो बन रहा है C से D के बीच में, यही क्या कहलाता है? अंतःखंड। दूसरे चित्र में आप देखेंगे रेखा N को तिर्यक रेखा L और M काट रहा है, ठीक है। उसके बीच में बन रहा है क्या? A और B। यही क्या है? अंतःखंड, ठीक है। और इसी तरीके से आपको अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप इसी के जैसे और भी कई चित्र बना सकते हैं और उनके बारे में ये पता कर सकते हैं कि इनमें अंतःखंड कौन कौन से हैं। अगले क्रम में हम लोग समांतर रेखा और समान अंतःखंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें आपको समझने हैं ये कि जब हम लोग समांतर रेखाएं खींचते हैं, जैसे यहाँ पर 3 समांतर रेखाएं L, M और N आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यदि उसी को एक तिर्यक रेखा P और T, ठीक है, काटता है, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब रेखा P जो है तीनों समांतर रेखाओं को काटेगी, तो जितना अंतःखंड A से B को काटेगी, B से C को काटेगी, उतना ही अंतःखंड जो T है D, E और E, F काटेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए यहाँ पर दिया ये है, जैसे 3 रेखा, ये इस तरीके से 3 रेखाखंड हो गए L, M और N। L, M और N जो है L, M, N, इसको यदि एक रेखा इस तरीके से काटे और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे, तो यदि ये जो तिर्यक रेखा है P जो है, और ये सपोज T मान लो इसको, तो ये A लिखा है, ये B और ये क्या है? C। उसी प्रकार ये D, ये E और ये F। तो यहाँ पर यदि ये A और B जो है, जितना अंतःखंड ये तिर्यक रेखा के वजह से इन तीनों समांतर रेखाओं के लिए काटेगा, उतना ही ये जो तिर्यक रेखा है T वाला जो है, ये D, E और E, F क्या रहेगा? आपस में बराबर रहेगा। समझ में आया? अंतःखंड जैसे एक P तिर्यक रेखा काटेगा, A से B और B से C क्या रहेगा? बराबर। उतना ही क्या रहेगा? D से E और E से F। सपोज आप देख पा रहे होंगे, यदि इसको मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और हो सकता है ये भी 2 सेंटीमीटर अगर हो, तो श्योरली ये जो है वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। ये कहता है समान अंतःखंड का गुणधर्म। समझ में आया कि रेखा कितना तिरछा है या कितना क्या है, ये अलग बात है ना। यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा। यदि उनका जो अंतःखंड जो कट रहा है वो क्या है? बराबर है, तो हम कहेंगे कि एक अन्य तिर्यक रेखा जो काटेगा इसको, वो भी क्या होगा? समान अंतःखंड काटेगा। समझ में आया यहाँ तक? जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है दिए गए चित्र में? P पर 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार लिए गए हैं कि AB बराबर BC। इन बिंदुओं से होती हुई 3 समांतर रेखाएं L, M, N खींची गई है। इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक तिर्यक रेखा T खींची गई है, जो क्रमशः D, E व F पर काटती है। स्केल की सहायता से नाप कर दी गई सारणी को पूरा करें। देखिए हम क्या किए हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि
कोई बिंदु P लेते हैं, देखें एक बिंदु P लिए इस तरीके से, और इस पर यदि मैं समांतर रेखा खींच दूं तो A, B और C ये जितना अंतःखंड काटेगा ना, A, B और B, C, इसमें क्या बताया है कि A, B और B, C आपस में बराबर हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यदि मैं एक तिरछा इस तरीके से कोई रेखा खींच दूं, समझ में आया, तो यहाँ पर D और E जो है, E और F के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यही कहना चाह रहा है ये गुणधर्म जो है, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपका एक जो क्रियाकलाप है, हम लोग क्या समझे इसमें ये समझे कि यदि हम लोग तीन समांतर रेखा को, यदि एक तिर्यक रेखा क्या कर रहा है, समान अंतःखंड बना रहा है, तो दूसरा तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड बनाएगा। समान अंतःखंड कहने का मतलब यहाँ से जितना दूरी A से B का रहेगा, यहाँ से जितना दूरी A से B का रहेगा उतना ही दूरी यदि B से C का भी है, तो हम लोग ऐसे कई ठो इतने रेखाएं खींच दें जो काटेगा ना, जैसे ये और ये है, यहाँ ये है और ये है, वो सभी आपस में समान अंतःखंड होंगे। जितना वो पहले वाला अंतःखंड रहेगा उतना ही दूसरे वाला अंतःखंड रहेगा। समझ में आया ना। देखिए इसके आगे जैसे मैं कहूँ समांतर रेखा, इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए क्या दिया है, इसमें जो चित्र है इसमें कि एक तिर्यक रेखा P और T है और इसमें तीन समांतर रेखाएं A, B और C है। तो यहाँ पर A से B जितना दूरी रहेगा, B से C जितना दूरी रहेगा उतना ही D और F का रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये A से B जितना रहेगा, B से C सेम उतना ही, जैसे यदि D और E है तो E और F के बराबर भी होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब यदि अब और आगे देखोगे तो इसमें भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो अंतःखंड काटेगा वो समान रहेगा, जैसे ये A और B के बीच, ये A और B और C के बीच, D, F और E, F के बीच। समझ में आया। जितने भी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें यदि बताएंगे कि तीन समांतर रेखा है और यदि उसको एक तिरछा रेखा काट रहा है, ठीक है, और उनकी रेखा के बीच में अनुपात कुछ जितना भी रहेगा, है ना, वो बताएगा। तो इतना ही अनुपात ये आप जो नया वाला काटोगे, दूसरा तिर्यक रेखा से काटोगे, उसका भी अनुपात रहेगा बच्चों। समझ में आया। तो ये कहता है आपका ये वाला गुणधर्म, जैसे लिखा है तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरी रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। समझ में आया। उसके पश्चात फिर आप देखें, इधर देखें क्रियाकलाप नंबर 5 में, इसमें क्या लिखा है कि रेखा जो दिया गया है L, M और N क्या है, आपस में समांतर हैं। आपस में समांतर हैं, ठीक है, यानी उसके बीच का, दो रेखाओं के बीच का दूरी बराबर है ना। सब में हम लोगों को तुलना नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यदि अभी देख रहे होंगे तो L और M क्या है, समांतर है, और M के समांतर N है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर तो M और N की दूरी जो है वो L और M से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यदि समांतर रेखा की बात करते हैं तो दो रेखाओं के बीच तुलना करते हैं, न कि तीन रेखाओं की। और यदि तीन रेखाओं के बीच तुलना भी करते हैं तो दूरी जो है वो सदैव ही दो रेखाओं के बीच काउंट की जाती है। यदि दो रेखाओं के बीच दूरी बराबर है अर्थात वो रेखाएं समांतर है। समझ में आया, ठीक है। अब यदि बात अंतःखंड का है तो इसमें ऐसी परिस्थिति में अंतःखंड अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी हमने बात किया इस तरीके से, तो इसमें समान अंतःखंड काट रहे थे, तो हमने इस गुणधर्म से ये जाना कि यदि ये वाला तिर्यक रेखा इसमें समान अंतःखंड काटेगा तो जो दूसरा तिर्यक रेखा आएगा वो भी समान अंतःखंड काटेगा। लेकिन ये वाले गुणधर्म में कुछ दूसरा है, ठीक है। कैसा दूसरा है कि यदि आपको देखिए यहाँ पर L, M और N दिखाई दिए। अब मैं कहूँ यदि कि S एक तिर्यक रेखा है और T भी एक तिर्यक रेखा है, तो जितना अनुपात
एच जो है इन तीनों रेखाओं में क्या करेगा, काटेगा, उतना ही अनुपात इन डी ई और एफ वाले बिंदुओं पर होगा। कहने का मतलब यदि ये 2 और 7 है तो श्योरली ये भी 2 और 7 होगा। अर्थात ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर। एकदम आसान शब्दों में इसका अर्थ यही होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये ए से बी जितना काटेगा उतना ही डी और ई काटेगा। अर्थात ये है कि यदि कोई 3 समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा है ना जिस अनुपात में काटेगा, बिल्कुल उसी अनुपात में जो अन्य आएंगे, चाहे वो एक और तिर्यक रेखा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, वो सारे के सारे उसको उतने ही अनुपात में काटेंगे, चाहे वो कैसे भी शेप के हो। कैसे भी शेप कहने का मतलब उसका हो सकता है ऐसा हो, है ना। अब आपको लगेगा कि ये एल, एम और एन, ये एम से एन की दूरी तो एल की तुलना में ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पर समान अंतःखंड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोगों को एक देख रहे हैं, जैसे ये एक तिर्यक रेखा आया और ये अगर 2 और 6 है सपोज़, तो ये दूसरा भी इसको 2 और 6 में, और अगले इसी क्रम में यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो जितना भी आएगा वो उसका 2 और 6, ऐसे करोगे तो 2 और 6, फिर 2 और 6, इस तरीके से ये रहेगा बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या जाना, ये वाले नियम में जिस अनुपात में यदि ये काटेगा, जैसे आपको दिया है, इसमें क्या दिया है, देखिए ए बी बटे बी सी, इस तरीके से लिखा, ए बी बटे बी सी, तो मैंने वही तो बताया आपको। हो सकता है ए बी का मान 2 हो, ठीक है, तो मैंने 2 कर दिया, और उसके पश्चात बी सी का मान यदि 7 हो तो 2/7 हुए इसका मान। अब यदि यहाँ पर डी और ई का मान भी यदि 2 है तो डी ई बटे ई एफ, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 2/7 ही होगा। तो यही जो अनुपात है वो हमेशा ही क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यही कहना चाह रहा है ये गुणधर्म। ठीक है, अब आप इसका थ्योरेटिकल सेक्शन देखेंगे तो देखिए आपको क्या लिखा है। प्रत्येक परिस्थिति में ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे ई ये प्राप्त होता है 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है, वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या किया, इस तरीके से 3 तिर्यक रेखा मैंने बनाया, और तिर्यक रेखा बनाने के पश्चात मैंने क्या किया, इसको, ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा, इस तरीके से ये एक तिर्यक रेखा हो गया, और जितना अनुपात इन दोनों के बीच ये वाले में और ये वाले में रहेगा, उतना ही अनुपात इसमें भी रहेगा। समझ में आया? देखें, अब आगे देखें, हम लोग कल प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पर बात किए थे। अब ये जो प्रश्न क्रमांक 3 जो आ रहा है, ये हम अभी जो गुणधर्म पढ़े हैं उसके आधार पर बनने वाला है। देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में ए समांतर बी समांतर सी है, मतलब ये रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, और एल तथा एम 2 तिर्यक रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर है तो क्या ओ एन बराबर एन एस होगा, यदि होगा तो क्यों। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये तिर्यक रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये समांतर रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, इसको आपको नाम दिया है ए बी, और इसको सी, और इसको नाम दिया है एल, ठीक है। अब यदि ये पी क्यू और आर, यहाँ पर अंतःखंड जो काटता है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा यदि समान अंतःखंड काटता है तो दूसरा तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगा, यही बोला है हमको। तो यदि पी क्यू के बराबर क्यू आर है, पी क्यू के बराबर क्यू आर, क्योंकि आपको प्रश्न में दे दिया है, और हम इस गुणधर्म से इस बात को जान भी गए हैं कि पी क्यू के बराबर
क्यू आर होगा, तो अगर ऐसे ही एक अन्य तिर्यक रेखा लेंगे तो यदि ओ एन है तो ओ एन के बराबर एन एस भी होगा। क्यों होगा कि किसी तीन समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा समान अनुपात में काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अनुपात में काटेगा। यदि ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, इस तरीके से। तो आपको इसमें कौन सा गुणधर्म आप लोग बोलोगे कि हम लोग यदि 3 समांतर रेखा को काटता है तो अगला जो तिर्यक रेखा होगा वो भी समान अंतःखंड काटेगा। ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या लिखा है ये वाले सवाल में। दी गई आकृति में ए बी समांतर है डी सी। देखिए ए बी समांतर है डी सी और ई एफ समांतर है ए बी। कहने का मतलब है, देखिए ए बी समांतर है डी सी, मतलब ये दोनों आपस में समांतर हैं, समझ में आया। उसके पश्चात बोला है ए बी ही समांतर है ई एफ, तो इसको बीच में लिख दिया है। देखिए ए बी और ये डी और ये सी, समझ में आया। अब इसके पश्चात ई एफ जो है वो ए बी के समांतर है, मतलब ये ई और ये एफ। ए बी को ही इसके साथ बताया और ई एफ को भी इसके साथ बताया। तब मैं आपको क्या बताया था, याद कीजिए वो 3 बच्चों वाला जो चित्र बना के, कि यदि ये जो है वो इनके समान है और ये इनके समान है तो ये वाला जो आपस में रहेगा वो भी क्या रहेगा, समांतर रहेगा। समझ में आया। अर्थात डी ई भी समांतर रहेगा। जैसे हमने एक इस तरीके से एग्जाम्पल पढ़ा था ना, अगर इसके समांतर ये है और इसी के समांतर ये भी है तो ये आपस में दोनों समांतर रहेंगे। अंतर केवल इस बात का है इसमें कि इसमें इन दोनों की तुलना कर दिया है इसमें। समझ में आया ना। तो आपको क्या पूछा है सवाल को देखिए अब, क्या ए बी के समांतर ई एफ और डी सी है, क्यों। तो है ये इसके समांतर, क्यों है, क्योंकि यदि आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो पहला जो गुणधर्म यदि पर मैं बात करूं तो सबसे पहला ये है कि देखें ये इस पर यदि आप बात करोगे, ये रेखा 3 समांतर रेखा हो गया, तो यदि ये पहला इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो तीसरा भी इसके समांतर होगा। ये आप गुणधर्म दूसरा में पढ़े हैं कि एक समांतर रेखा के ही समांतर खींची गई अन्य सारे रेखाएं समांतर होते हैं। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया, इसका जवाब हो गया। और इसका एक रीज़न ये भी क्या है कि यदि देखिए इसी में ही पहला कारण आपको समझ में आया क्यों है, क्योंकि यदि हम 3 तिर्यक रेखाओं को यदि खींचते हैं और तीनों तिर्यक रेखाओं पर 3 समांतर रेखा पर यदि 2 तिर्यक रेखाएं खींचते हैं तो जितना कोण यदि वो आपस में एक दूसरे के लिए बना रहे हैं, देखिए मैं इसको बढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, मुझको मिलेगा ना, मिलेगा ना। ये देखिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो इसी तरीके से मिलेगा मुझको, ये आगे बढ़ाने के बाद है ये। अब यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर भी यदि बने और वही कोण यहाँ पर भी बने तो हम कहेंगे कि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। यहाँ जितना कोण हो सकता है, यहाँ पर 30 बने तो यहाँ पर भी 30 बनेगा, यहाँ पर भी 30 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है 90 बन रहा है तो यहाँ 90 और यहाँ पर भी 90 यदि है तो उस स्थिति में क्या करोगे आप बोलोगे कि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये पहला सवाल का जवाब। अब दूसरा क्या है, क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है, यदि है तो क्यों। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है
ई जो है वो रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो पूछा है क्या एफ सी बी का मध्य, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, आपको मैंने अभी बताया कि 3 तिर्यक रेखाएं हैं। अब यदि एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटता है तो जो दूसरा तिर्यक रेखा भी रहेगा वो समान अंतःखंड काटेगा। तो ये यदि समान अंतःखंड काटता है तो यहाँ पर जिस जगह में ये इसको काटेगा उसी जगह में तो इसको भी काटेगा। अब आपको ई को दे दिया है तो ई यदि इस ए और डी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो एफ भी इसका मध्य बिंदु होगा। क्यों, क्योंकि ये समान अंतःखंड काटता है। समझ में आया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके पश्चात आप यदि देखोगे प्रश्न क्रमांक 5 पर, तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है, दी गई आकृति में L समांतर M समांतर N है तो इनके अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। देखिए L, M और N आपस में समांतर हैं और आपस में समांतर हैं तो आपको पूछा है कि अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि वो ये पूछा है क्या ए बी बराबर ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे ई एफ होगा, यही पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 समांतर रेखा यदि हम लोग खींचते हैं और एक तिर्यक रेखा के बीच जो अनुपात रेखा रहता है वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं के बीच रहता है। तो यदि ये 3 तिर्यक रेखा हो गया एल, एम और एन, आप चित्र को ध्यान से देखिए, पुस्तक में जो लिखा है उसको भी और मैं बना रहा हूँ उसको भी, आपको जिसमें समझ में आए। ठीक है, तो ए और बी के बीच जितना और बी और सी के बीच जितना अनुपात होगा वही अनुपात डी ई और ई एफ के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर डी ई रहेगा, मतलब यहाँ पर ए बी के बराबर डी ई रहेगा और बी सी के बराबर आपका ई एफ का रहेगा। समझ में आया, अर्थात यदि इसका मान 2 आता है, 2/7 आता है तो इसका मान भी 2/7 आएगा। इसका मतलब ए बी का मान यदि 2 है तो डी ई का मान भी 2 होगा, है ना, ये और ये 2 होगा। और यदि ये बी सी बराबर 7 है, 6 है, 8 है तो उतना ही ई एफ का मान रहेगा। समझ में आया बच्चों, तो आप यहाँ तक बना के रखिएगा। और जैसे आपको इसमें प्रश्न क्रमांक 5 में कारण क्या पूछे, अगर मतलब बताएं ये अगर बोले तो आपको कारण में लिखना होगा कि 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जिस अनुपात में काटती है उसी अनुपात में भी दूसरी तिर्यक रेखा भी काटती है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप आगे यहाँ तक बना के रखें। प्रश्न क्रमांक 6 को आप बनाने का प्रयास करें, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना। जो भी मैं आपको गुणधर्म बताया हूँ उसी के आधार पर ये बनने वाला है। और यदि आपको कोई परेशानी होता है, कोई दिक्कत आता है तो ज़रूर बताएं और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। अगले क्रम में हम लोग इसके आगे के सवालों पर बात करने वाले हैं। और आप जितना भी देख रहे हैं इसमें प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली जैसे 3.2, उसके पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये अध्याय भी आप लोगों का पूरा हो जाएगा। आप अच्छे से समझें इन सब बातों को ताकि आप लोगों को कोई परेशानी आता है तो उन्हें बताएं। ठीक है, चलिए, और काफ़ी अच्छे से बनाते जाएं, है ना। आप लोगों को इधर उधर नहीं करना है कि जैसे हम लोगों को क्लास वगैरह नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं है। लिखने के लिए आपको पुस्तक से हेल्प लेना है और बताने के लिए कैसे लिखना है या और क्या लिखना है ये तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।